नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का जो आपका कोर्स है, उसी के अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में रेसे और वस्त्र, रेसों से वस्त्रों तक ये चैप्टर कंप्लीट देखा था। टॉपिक वाइज एक एक चीजों को क्लियर हमने समझा था। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी उसी पर बेस्ड 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे, मात्र 15 प्रश्न। साथ में एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो भी चीजें हम देखेंगे एक दो दिन बाद हम क्या करेंगे, उस पर आधारित प्रश्न करा देंगे। तुरंत मैंने इसलिए नहीं कराए थे ताकि तब तक चीजों को आप याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्र 15 प्रश्न है, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए भी चलेंगे। पहला प्रश्न है कि रुई जो है उसको बिनौले यानी कि बीज से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कताई कहते हैं, बुनाई कहते हैं, ओटना कहते हैं, या फिर अभिमार्जन कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कपास आदि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं या कोई कृत्रिम रेशा होता है, उनको सूत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हमें उसे ऐंठना पड़ता है। तो उसको हम कहते क्या है? उसको हम कहते हैं कताई। पर यहाँ पर पूछा गया है रुई को बिनौले बीज से हटाने की प्रक्रिया, तो इसे हम ओटना जो है वो कहते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ धागा या सूत से अगर आप कपड़ा बना रहे हैं या ऊन से आप स्वेटर बना रहे हैं, तो वो जो बनाते हैं वो बुनाई की जाती है, तो उसे हम बुनाई कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखते भी हैं आप गांव वगैरह में महिलाएं क्या करती हैं, एक धागा लेती हैं, उसको ऐसे ऐसे सिलते हुए उससे बनाती हैं स्वेटर वगैरह, तो वो आपका बुनाई होता है। और बुनाई को ही हम निटिंग भी जो है वो कहते हैं। और मशीनों द्वारा जो भेड़ होते हैं उनके बालों की कटाई करने के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डाला जाता है। उसके बाद अच्छी तरीके से धोया जाता है, जिससे क्या होता है, उनकी चिकनाई, धूल और गर्द जो है वो निकल जाती है। इसको हम अभिमार्जन कहते हैं। भेड़ जो उसकी जो ऊन होती है या भेड़ के जो बाल होते हैं, जब आप काटेंगे तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट ही आप उसके कंबल बना देंगे, डायरेक्ट ही उसका स्वेटर बना देंगे। पहले उसे आप साफ सुथ करेंगे ना। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, पानी की टंकी में डालना, उसे धोना, जिससे चिकनाई, धूल, गर्द ये सब निकल जाए, तो वो प्रक्रिया आपकी अभिमार्जन कहलाती है। चारों मैंने बता दिया। यहाँ पर आंसर आपका ओटना जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मैंने बताया भी था कि उदाहरण से ही ज्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो बिल्कुल आपका रुई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर जो रुई है ये आपकी एक प्राकृतिक तंतु है, जबकि रेयॉन हो गया, मैंने आपको बताया था ना, रेयॉन और नायलॉन विशेषकर बताए थे कि आपके कृत्रिम में किसके किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो आपको हर हाल में दोनों रटे होने चाहिए, क्योंकि ये पूछे भी सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बारे में डिटेल में सारी चीजें मैंने बता दी थी। और डेक्रॉन भी इसी में याद रखिएगा कि डेक्रॉन भी आपका कृत्रिम के अंतर्गत आएगा, जबकि रुई आपका एक प्राकृतिक तंतु होता है। अगला देखते हैं। तीसरा, जातव जंतु का उदाहरण बताइए, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले। कपास, नायलॉन, ऊन या फिर पटसन। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर जो नायलॉन है ये तो हमने अभी ऊपर बता दिया आपको, कृत्रिम में आता है। जबकि जो जातव जंतु थे, इन्हें हम जो डिवाइड करते हैं वो किस में करते हैं? वो प्राकृतिक में करते हैं। तो आपका जातव जंतु में नायलॉन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो तीन ऑप्शन है, इनमें से छाटिए। प्राकृतिक को किन तीन भागों में मैंने बांटा था? तो आपका एक था वनस्पति, एक था जानतव, ये बिंदी नहीं लगी यहाँ पर, बिंदी भी लगेगी, जातव नहीं होता, जानतव होता है, यानी कि एनिमल। और तीसरा आपका होता है खनिज। तो जो जानतव की बात करें तो जो जंतुओं से प्राप्त हैं, तो कौन सा इनमें से आंसर होगा? बिल्कुल आपका ऊन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊन जो है वो आपका जानतव तंतु का उदाहरण है। कपास जो है वो आपका एक पादप जंतु है, जबकि नायलॉन तो मैंने बता ही दिया। ये भी ध्यान रखिए, ये आपका एक पादप जो है वो तंतु है। तो ऊन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरी से, ऊन से या रेशम के कीट से? ये भी मैंने आपको बताया था कि रेशम का जो रेशा है वो कहाँ से प्राप्त होता है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन, रेशम का कीट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम के कीट से ही रेशम का जो रेशा होता है वो प्राप्त होता है। और रेशम कीट पालन को क्या नाम से हम जानते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे
सेरीकल्चर के नाम से जो है वो जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितनी चीजें मैं अलग से बताता हूँ इनको याद जरूर रखा करिए, प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? यही मैंने प्रश्न पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, और संश्लेषित रेशा आपको बताया भी था कि जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो चार ऑप्शन में बताइए कृत्रिम वाला आपका रेशा कौन सा होगा इनमें से, कृत्रिम रूप से जो तैयार होता है। एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको नायलॉन बताया था, इससे ऊपर के ऊपर प्रश्न में आया था कि नायलॉन आपका एक कृत्रिम रेशा है, इसी को ही हम एक संश्लेषित रेशा भी कह सकते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेयॉन का स्रोत है? ऊन, पेट, कास्ट लुगदी या फिर रेशम। पेट वगैरह जो दे रखा है, फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी पिछले वाले वीडियो में, तो याद भी आपको होगी। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार जितनी भी चीजें आपके कोर्स से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी आपको प्रोवाइड कराते रहें। बस आप सभी लोग लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन कास्ट लुगदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेयॉन होता है इसको कास्ट लुगदी से ही प्राप्त किया जाता है, आपको याद होगा। तो जो कल एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा रहा था वहां पर ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी। कल क्या मतलब, इससे पहले जब टॉपिक वाइज वीडियो में हमने इसको देखा था। कास्ट लुगदी आपका जो है वो सही हो जाएगा। और कपड़ा उद्योग में इसको हम कृत्रिम रेशा के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि पॉलीकार्ट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं नायलॉन और ऊन को, पॉलिएस्टर और ऊन को, नायलॉन और कपास को या फिर पॉलिएस्टर और कपास को। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन पॉलिएस्टर और कपास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है किसको? पॉलिएस्टर और कपास, इसी से पॉलीकॉट बनाया जाता है। साथ ही साथ एक पूछा जाता है पॉलीवूल करके, पॉलीवूल, तो पॉलीवूल को पॉलिएस्टर और ऊन जो है उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो पॉलिएस्टर आपसे जब पॉलीकॉट पूछा जाए तो पॉलिएस्टर और कपास हो जाएगा, जब पॉलीवॉल पूछा जाएगा तब आपका पॉलिएस्टर और ऊन, यानी कि तब बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में मैंने बताया था कपास को कॉटन कहते हैं, ऊन को वूल कहते हैं, तभी तो वूल से वूलन कपड़े आपके बनते हैं। अगला देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इनमें से चयन कीजिए। प्लास्टिक भी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा कल, मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी या नायलॉन। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इसमें से आपको चयन जो है वो करना है। होती क्या है अच्छा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो जिन्हें एक बार आप सांचे में डाल दें और उन्हें फिर आप अगर गर्म करें, उष्मा दें, तो गर्म नहीं किया जा सकता उन्हें। जैसे कि आपके बिजली के स्विच हो गए, हैंडल हो गया, कई तरह के बर्तन बनाने में हैंड यूज होते हैं। और आंसर की इनमें से बात करें तो आपका मेलामाइन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैकेलाइट और मेलामाइन दो उदाहरण हैं जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं दूसरा वाला भी, यानी कि बैकेलाइट। तो बैकेलाइट और मेलामाइन ये दो एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। सेटिंग मतलब सेट हो गई एक बार तो हिलेगी नहीं, मतलब गर्म करने पर उस पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब देखते हैं स्विच होते हैं ना, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रभावित तो आता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। तो वही कहने का मतलब है एक बार जब सेट हो गई तो मेलामाइन और बैकेलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। अगला है रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ जो है वो इनमें से कौन सा है? नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है या फिर टेरिलीन है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन रेयॉन जो है वो सही हो जाएगा। रेयॉन जो है आपका यही रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो हत्थे होते हैं वो तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथिन है, पीवीसी है, नायलॉन है या बैकेलाइट है। अब जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया था ना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का,
उसमें मैंने ये भी बताया था कि बर्तनों के हत्थे भी उन्हीं से तैयार किए जाते हैं। तो अब आप इनमें से ये छांट लीजिए कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने बताया कि बेकेलाइट इसमें आता है और मेलामाइन जो ऊपर आया था वो भी आता है। दोनों में कोई ऑप्शन देखने को मिले उसी को टिक कीजिएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तन के जो हत्थे होते हैं वो तैयार करने में सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है बेकेलाइट। अगला देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर ना होगा, कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। संश्लेषित मतलब कृत्रिम आपसे जो है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको जो है वो दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये संश्लेषित मतलब कृत्रिम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला पीवीसी पॉलिथीन बेकेलाइट सही हो जाएगा। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा ये होती है पीवीसी की फुल फॉर्म। पॉलिथीन और बेकेलाइट ये संश्लेषित अर्थात कृत्रिम पदार्थों के समूह हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12, जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आता है तो वो इनमें से कौन सा है। पीवीसी है, एक्रिलिक है, टेफ्लॉन है या फिर पेट है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म जरूर सबकी याद रखिएगा। जैसे पीवीसी की मैंने बताई पॉली विनाइल क्लोराइड, ऐसे ही इनमें आंसर की बात करते हैं कौन सा चारों में सही होगा। तो आपका पेट जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। पेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉली इथाइलिन टेट्राफ्लिथलेट, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। पॉली इथाइलिन और टेट्राफिथलेट। टेट्राफिथलेट किस टाइप से लिखा जाएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। टेट्रा आधा फा है लेट, ये पेट जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। पॉली इथाइलिन आपका आगे रहेगा। तो इसका यूज रसोई में काम आने वाले जो जार होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 13। रेशम पालन क्या कहलाता है, बताइए। एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से चीजों को अगर आप सुन रहे होंगे तो बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से सेरी कल्चर जो है वो किसे कहते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन सेरी कल्चर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम पालन या रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है। और इसके कीट को हम किस नाम से जानते हैं, तो बोबेक्स मोरी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोबेक्स मोरी। यहां लिख देता हूं मैं, बोबेक्स मोरी। ये जो है इसके कीट को हम जो है वो कहते हैं। और ये जो है वो मेलबरी यानी सहतूत की पत्तियां जो है वो खाता है। सहतूत की पत्तियां ये खाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, या फिर बीज चोल से, या फिर फल भित्ति से। क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया था कि कहां से निकलते हैं कपास के रेशे। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बीज चोल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास के बीज के चोल में बाह्य जो उप त्वचा होती है ना, उसकी कोशिकाएं लंबी होकर रेशे का रूप धारण करती हैं और इसको ही तो कपास का रेशा हम कहते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बीज के चोल से, या बीज के चोल नहीं, बीज चोल से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। टोटल 15 प्रश्न हमने आपसे कहे थे। 15 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। अंडा, प्यूपा, वयस्क या फिर लार्वा। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और 15 के 15 प्रश्न रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि सभी आपके एकदम एज इट इज कोर्स में हैं, तो पूछे बिल्कुल जा सकते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग एक दोपहर के 3 बजे की, एक शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आंसर यानी इस प्रश्न का जो आंसर है उसकी बात करते हैं, तो प्यूपा आपका जो है वो सही होगा। रेशम की प्यूपा जो अवस्था होती है उसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो बात करें, यानी जो रेशम कीट है उसका जो लार्वा होता है वो एक पदार्थ उत्पन्न करता है जो कि कठोर और जटिल हो जाता है। लार्वा की अगर बात करें तो एक ग्रंथि द्वारा इसे अपने चारों ओर स्रावित करके एक आवरण बनाता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं, और इसी को हम कोकून भी कहते हैं।
तो कोकून भी इसी को जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए 15। कितने आप सही कर पाए अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि इनमें से आपको कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है वो छांटना है। यहाँ पर क्लियर तरीके से नहीं लिखा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है सिल्क, बी ऑप्शन है एक्रिलिक, सी ऑप्शन है कॉटन, डी ऑप्शन है जूट। सारी चीजें मैंने आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाया था उसमें जो है वो बताया था। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। एबीसीडी करके भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो कोर्स है, नया जो चैप्टर है, उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। तो सभी लोग अधिक से अधिक अपना साथ देते रहिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करके, ताकि मुझे भी पढ़ाने में पूरा जो है मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।